Hello everyone, good evening. How are you? Hope you are doing well. एग्जाम की तैयारियां सबकी अच्छी चल रही होंगी, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. ऑलराइट. तो आज के इस वीडियोस में यहाँ पर हम सीखेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में. ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, टाइप ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में जानेंगे हम, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में जानेंगे, कैसे आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिक, नॉन फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिवेंट हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज के हम लेक्चर में जानने वाले हैं. आज का लेक्चर आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है. ब्रोंकियल अस्थमा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ज़्यादातर आपको हॉस्पिटल केसेस में आपको देखने को भी मिलता है. राइट. तो आपको इसको अच्छे से समझना है. ऑलराइट. तो चलिए शुरू करते हैं. ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ बीसी, ब्रीथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग. ऑलराइट. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा आपके क्रॉनिक डिसऑर्डर है एयरवे का, है ना. एक क्रॉनिक मतलब क्रॉनिक जो कि आपके 21 डेज से ज़्यादा का हो जाता है, दैट इज क्रॉनिक. और 21 डेज से विद इन नहीं रहता है, अंदर रहता है, तो वह जाता है आपका 3 वीक से, वो आता है आपका एक्यूट में. तो आपका एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का. ठीक है. कैरेक्टराइज बाय एपिसोड ऑफ बीजिंग. इसमें क्या होता है आपका बीजिंग, ब्रीथिंग, आपका गले से खराश होना, एक आवाज सी आना, है ना, ब्रीथलेसनेस होना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होना, चेस्ट टाइटनेस होना, साथ ही साथ आपको प्रोडक्टिव कफ भी होता है. दिस एपिसोड आर ऑफन लिंक टू वाइड स्प्रेड बट वेरिएबल एयर फ्लो. ये तो आपके बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड आपके अलग अलग टाइप के लिंक हो सकते हैं चीज़ों से, बट यहाँ पर ज़्यादातर जो आता है आपका वेरिएबल एयर फ्लो हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन विद द लंग्स, लंग्स में आपका ऑब्स्ट्रक्शन होना, दैट इज रिवर्सिबल एपिसोड स्पॉन्टेनियसली और ट्रीटमेंट. ओके. तो लंग्स में आपके इन्फेक्शन होना, एयर फ्लो में आपके ऑब्स्ट्रक्शन होना, और भी इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं. तो इन सिंपल वर्ड, क्रॉनिक आपका एक इन्फ्लेमेशन होना, सूजन होना आपके एयरवे के किसी भी रीजन में, स्पेशली आपका ब्रोंकियोल्स हो गया, है ना, ब्रोंकियस हो गया, उस रीजन में आपको क्या होना, एयरवे में आपको स्वेलिंग होना, आपके ऑक्सीजन को, एयर को आपको इनहेल करने में, एक्सेल करने में आपको डिफिकल्टी होना, ब्रीथलेसनेस होना, ब्रीथिंग साउंड जनरेट होना, चेस्ट आपका टाइटनेस होना, कफ होना, रेस्टलेसनेस होना पेशेंट को, है ना, डीप ब्रीथ होना, इंक्रीज होना आपका रेस्पिरेटरी रेट. राइट. तो एपिसोड इसके अलग अलग लिंक हो सकते हैं, बट जो कुछ आते हैं जैसे वेरिएबल आपका एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी इंक्लूड होती है. ऑलरेडी आपका एलर्जिक कॉजेस से भी हो सकता है, आपका बैक्टीरियल वायरस से भी आपका हो सकता है. चलिए. तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्मल जब आपका केस रहता है उस समय पर आपके जो ब्रोंकियोस है वो आपकी कैसी रहती है, एल्वियोलाई आपकी ब्रोंक्यूल्स नॉर्मली जो रहती हैं आपकी वाइड एकदम स्प्रेड रहती है, देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसमें कि आपका इजिली एयर का जो फ्लो हो जाता है. पर जब आपको अस्थमा होता है उस समय पर क्या होती है, आपकी नैरो हो जाती है, आपकी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से आपकी एयर है वो फ्लो नहीं हो पाती. इनकी जो मसल्स है, जो आपकी एयरवे की वाल है, उसमें क्या होना आपका, हम विजुलाइज करेंगे, हम सीटी स्कैन या एक्सरे सेक्शन में देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि आपकी थिक हो जाती है जो मसल्स है एयरवे की, वो नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना. ऑलराइट. तो इस तरीके से इसमें आपका शो होगा ड्यूरिंग, ये नॉर्मल का है, और ये वाला आपका ड्यूरिंग अस्थमा सिम्टम्स. राइट. टाइप ऑफ अस्थमा, यहाँ पर हम टाइप ऑफ अस्थमा के बारे में समझेंगे. तो आपका एलर्जी कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी हम इसको बोलते हैं. ट्रिगर बाय एलर्जेंस, जो भी आपके एलर्जेंस होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका पोलन, पोलन हो गया, पोलन जो आपके डस्ट उड़ते हैं जब आप फार्मर जो होते हैं जब वो गेहूं वगैरह काटते हैं ना, सो उनकी फार्मिंग वगैरह होती है, उनको कट करते हैं तो उनसे जो डस्ट निकलती है, भूसा वगैरह निकलता है, वो सीधा नाक में जाता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है ना. डस्ट हो गया, आप डस्ट पार्टिकल्स के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो या ऐसी जगह पर या ऐसा कुछ काम करते हो जिससे आप डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं. एंड पेट डेंडर, और जो जो पेट्स मतलब जो आपके कुत्ते हो गए, आपके भेड़ हो गए, बकरी हो गई, इनसे जो डेंडर्स निकलता है, इनके जो बाल निकलते हैं,
और दूसरी चीज जो डैंड्रफ निकलता है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। फिर आता है आपका नॉन एलर्जिक इंट्रेंसिक अस्थमा। अभी हमने एलर्जिक के बारे में बात करी, अब आता है आपका नॉन एलर्जिक इंट्रेंसिक अस्थमा। ट्रिगर बाय फैक्टर्स सच एज, ये किसकी वजह से हो सकता है, आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, कोल्ड एयर की वजह से हो सकता है, और इवन आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, राइट। एक्सरसाइज एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। दूसरा अदर आता है आपका एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। ट्रिगर बाय फिजिकल एक्टिविटी, आपको फिजिकल एक्टिविटी से हो जाता है, एक्सेसिव आपकी बॉडी से वर्कआउट करने से। कई बार आपने देखा होगा आप ज़्यादा पहाड़ी पे चढ़ते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, या फिर आप 4-5 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर सीढ़ी से चढ़ते जाते हैं, तो आपको ज़्यादा दम लगने लगती है, आपको ब्रीथिंग आपकी एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती है, ऑलराइट। देन आ जाता है आपका ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ट्रिगर बाय द वर्क प्लेस इरिटेंट्स, राइट। अब आप कुछ ऐसी कंपनीज में वर्क कर रहे हो, कोई ऐसी जगह पर वर्क कर रहे हो, फैक्ट्रीज वगैरह में, जहाँ पर आपको जैसे कि फैब्रिक वगैरह हो गया, जहाँ पर आपका धागा वगैरह बनता है, फैब्रिक बनते हैं, तो वहाँ पर आपके इरिटेंट्स ज़्यादा होते हैं, उनकी वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है, इरिटेशन की वजह से। फिर एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा, triggered by the intake of aspirin or other non-steroid anti-inflammatory drug। एस्प्रिन मेडिसिन लेने की वजह से भी आपको अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम करने से, स्पेशली एस्प्रिन, और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग आती है उनको लेने से भी आपको अस्थमा हो सकता है, राइट। कफ वेरिएंट अस्थमा, अदर आता है आपका कफ वेरिएंट अस्थमा। प्राइमरी सिम्टम इज ए क्रॉनिक कफ विदाउट अदर क्लासिक अस्थमा सिम्टम, ओके। कफ वेरिएंट अस्थमा में क्या आता है, प्राइमरी जो जिसमें सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, क्रॉनिक आपको कफ है, लंबे समय से आपको कफ है, आपको 3 वीक से ज़्यादा हो गया, मोर देन, और विदाउट अदर क्लासिक अस्थमा सिम्टम, और अदर इसमें जो क्लासिक अस्थमा सिम्टम है वो नहीं रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपका कफ ज़्यादा होगा, ऑलराइट। होप यू अंडरस्टैंड, सो कैन बी मूव ऑन, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, क्या क्या इसके कॉजेस होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर इसका होता है। तो फर्स्ट आपका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ना, जेनेटिकली आपका पहले से ही आप डिस्पोज हुए हैं उस चीज़ से लेकर के, है ना, तो उसमें आपका हो सकता है जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा और अदर कंडीशन, है ना, या तो आपकी फैमिली में किसी को, दादा दादी को, मम्मी पापा को किसी को है, तो भाई चांसेस रहते हैं कि वो आपको भी हो सकता है, अदर जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकता है, या फिर अदर एलर्जिक कंडीशन से आप एक्सपोज हुए हैं, प्रीडिस्पोज हुए रहेंगे, उसके रीजन से भी आपको हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है आपका एक्सपोजर टू एलर्जेंस, एलर्जेंस से आप एक्सपोजर हुए, तब वो टोबैको स्मोकिंग हो गया, उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग हो गया आपका, और एयर पोल्यूशन की वजह से भी आपको हो सकता है, राइट। फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन अर्ली चाइल्डहुड, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी आपको हो सकता है, पार्टिकुलरली जो आपको चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में हुआ हो तब। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में जैसे आप केमिकल्स हो गए ना, ऑक्यूपेशनल फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पर आप वर्क करते हैं, कुछ केमिकल फैक्ट्री में, डस्ट में ना, जहाँ से आपकी डस्ट निकलती है, या कोई इरिटेंट निकलते हैं जैसे फाइबर पार्टिकल्स हो गया है ना आपके, और जैसे कि आप फैब्रिक कंपनी में वर्क कर रहे हो, उस रीजन से भी आपको हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर में आ जाता है ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज न करना, आलस रहना, है ना, खाना पीना सोना, बस दैट्स इट। एंड डाइट, डाइट की वजह से भी आपको हो सकता है ना, डाइट भी आप प्रॉपर यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इवन 70% जो आपकी डिसीज होती हैं वो कौन सी, लाइफ स्टाइल डिसीज होती हैं, ठीक है, तो इनको हमको प्रिवेंट करना है, एक्सरसाइज नहीं करना, ओबेसिटी ज़्यादा होना, ओके। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ये कॉज होता है, तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिव एक्सेसिव रिएक्शन टू वेरियस स्टिमुलाई। अब जो आपका एयरवे होता है वो क्या करता है, हाइपर आपको रिस्पॉन्स करता है, आपकी जो स्टिमुलाई है उस पर अलग अलग प्रकार से क्या करता है, रिएक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, दैट इज आपका हाइपर रिस्पॉन्सिव। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू
को कॉन्स्ट्रिक्शन, एयरवे एडिमा इन म्यूकस प्रोडक्शन। अब आपका एयर फ्लो में सेकेंड वन जो आपका आता है, आपके एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किस वजह से आपका ब्रोंकियल्स आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हों, एयरवे में एडिमा हो गया, या फिर म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसकी वजह से हो सकता है, स्पेशली एयर पे कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर होगा, जैसा कि अभी हमने पिछले इमेज में विजुलाइज किया, हमने वहाँ पर देखा है, राइट। और ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपका आंसर आएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लॉन्ग टाइम से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन है, उसको भी एक रीजन हो सकता है। इन्वॉल्व इन वेरियस सेल्स एंड सेल्युलर एलिमेंट लाइक इसेनोफिल्स, टी लिम्फोसाइट, मेस्ट सेल्स एंड इपिथेलियल सेल्स। ये सब आपको इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो आपको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। 3 फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे 3 फैक्टर है जो आपके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ब्रोंको स्पाज्म हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकियल्स में जो मसल्स है उसका क्या होना, कॉन्स्ट्रिक्शन होना, वो सिकुड़ जाना, पतली हो जाना। ऑलराइट, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग ऑफ द एयरवे। अब एयरवे की जो आपकी वाल्स है, वाल्स में क्या होना, आपको स्वेलिंग हो जाना, जिससे कि उसका साइज है वो नैरो हो जाना, साइज उसका सिकुड़ जाना। ऑलराइट, फिर मसल्स म्यूकस प्रोडक्शन, एक्सेसिव म्यूकस लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ एयरवे। यदि म्यूकस का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, एक्सेसिव म्यूकस होगा, तो वो आपके लीक एयरवे को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये आपका एयरवे है, उसमें आपका म्यूकस ज्यादा आ रहा है, जैसे आपका फोल्ड हो जाता है ना, तो म्यूकस ज्यादा आ रहा है, तब इसमें ऑक्सीजन के लिए, एयर फ्लो के लिए उसने क्या कर दिया, ब्लॉकेज कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक आपका रीजन हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका क्या होगा, फर्स्ट आ जाएगा आपका बीजिंग। ओके, बीजिंग, हाई पिच बिस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब आप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको हाई पिच बिस्लिंग साउंड आएगा, जैसे आपको इस तरीके से सीटी बजेगी आपको। ठीक है, बिस्लिंग आपको हाई पिच साउंड आ गया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, इन ब्रीथिंग डिफिकल्टी पार्टिकुलर डिसेप्निया ऑन एक्सर्शन, राइट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना। और चेस्ट टाइटनेस, जो आपकी चेस्ट है वो भी टाइटनेस हो जाएगी, फीलिंग ऑफ प्रेशर और टाइटनेस ऑफ चेस्ट, एक सिम्टम ये होगा। अगला सिम्टम होगा इसका कफिंग, बोर्स एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। नाइट में आपको बहुत ज़्यादा खांसी चलेगी, कफ होगा, और अर्ली मॉर्निंग में, राइट। तो इसके पार्टिकुलर सिम्टम है बीजिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, कफिंग हो गया। ओके, अदर मैनिफेस्टेशन, कुछ इसके अदर सिम्टम भी रहेंगे, बाकी तो वो मेन सिम्टम थे। फटिक ड्यू टू एफर्ट ऑफ ब्रीथिंग, आपको फटिक, बहुत ज़्यादा आपको थकान होगी, पेशेंट आपका रेस्टलेसनेस होगा ड्यू टू ब्रीथिंग करने में उसको ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ रहा है, उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल नहीं है। रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, परफॉर्म करने में उसको डिफिकल्टी होगी, ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाएगा, वॉकिंग नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी ज़्यादा हैवी एक्टिविटी भी पर्सन नहीं कर पाएगा। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि कंप्रोमाइज एयरवे डिफेंस है ना, जो इम्यून डिफेंस एयरवे का वहाँ का कंप्रोमाइज हो गया, वो कंप्रेस हो गया। फीवर ऑफ 100 हायर देन 100 डिग्री, या तो आप 100 डिग्री और उससे हायर आपको फीवर हो सकता है। चेस्ट एंड एब्डोमेन पेन हो सकता है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा आपको रेस्पिरेशन चाहेगा, 25 के अबव चला जाएगा, 30, 32, 35 के आसपास। एक्सट्रीम एंजाइटी कॉज बाय ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, चिंता होगी, एंजाइटी होगी, राइट। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, वॉकिंग में भी डिफिकल्टी होगी, पेशेंट प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा, रनिंग नहीं कर पाएगा। रेस्टलेसनेस, डायफोरिया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा, फटिंग होगा और हेडेक भी होगा, राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, अदर सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। अब आप इसे कैसे डायग्नोज करोगे, आपने इसे सिम्टम से फाइंड आउट कर लिया, देन हाउ कैन डायग्नोस्ट इट। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में स्पायरोमीट्री, फर्स्ट आप पेशेंट को स्पायरोमीट्री कराएंगे, और मेजर द वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल एंड एक्सहेल,
इसमें आप क्या करोगे, मेजर करोगे कितनी वॉल्यूम में पर्सन वो है एयर को ले रहा है और कितनी वॉल्यूम में वो एयर को छोड़ रहा है, राइट, इनहेल और एक्सेल कर रहा है। पीक फ्लोमीटर मेजरमेंट पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है ना, पीक आपका फ्लोमीटर आता है जिसमें आप मेजर करोगे आपका पीक एक्सपायरी रेट कितना है। एलर्जी टेस्टिंग, एलर्जी आप टेस्टिंग करा लोगे, स्पेसिफिक यदि एलर्जन से ट्रिगर हुआ है तो वो आपको सिम्टम से भी पता चल जाएगा। और चेस्ट एक्सरे टू रूल आउट अदर कंडीशन, चेस्ट एक्सरे करा लोगे तो रूल आउट हो जाएगा कि अदर कंडीशन तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। और मेथाइल कोलिन चैलेंज टेस्ट असेस एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी। ऑलराइट, तो ये सारे आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने होंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा, सिम्टोमेटिक से भी आपको पता चल जाएगा। चेस्ट एक्सरे हो गया, एलर्जिक टेस्ट हो गया, स्पायरोमीट्री हो गया, पीक फ्लो हो गया और सीटी स्कैन हो गया। ऑलराइट, तो इट्स इंक्लूड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, देन मेडिकल मैनेजमेंट। फार्मेकोलॉजी मतलब जो हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे उसको, कौन कौन सी आपकी जो केमिकल्स मेडिकेशन है फार्मेकोलॉजी में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिकेशन, लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए कौन कौन सी मेडिकेशन देंगे हम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको इनहेल करना है, जैसे सेल्ब्यूटामाइन हो गया है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये आपको इनहेल करने के लिए पेशेंट को देना। इनहेलर वगैरह हो गया, पंप हो गया जो हम यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड का है ना, ब्यूटामोल का, सेल्ब्यूटामोल। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, ये भी आपकी एक मेडिसिन आती है। और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है ना, लॉन्ग एक्टिंग आपका बीटा एगोनिस्ट। मिथाइल जेंटिन, मिथाइल जेंटिन कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलर, क्रोमिलिन सोडियम और ओलिमिचवेब है ना। तो यदि आपको कुछ एलर्जी की वजह से हुआ है तो आप क्रोमिलिन सोडियम दे सकते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है, ये आपका न्यू मेडिसिन ट्रीटमेंट आया है इसका। और आप ओलिमेजेब भी दे सकते हो यदि आपका एलर्जी की वजह से हुआ है तो ये आपका काम कर सकता है, ओलिमीजुमेब। ओके, एलर्जिक रिएक्शन पे स्पेशली काम करता है। फिर आता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन थेरेपी और पोस्चुरल ड्रेनेज एंड फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। कफिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को एडवाइस करना है। ब्रीथिंग टेक्निक्स, पेशेंट का ब्रीथिंग टेक्निक कैसा है, किस तरीके से वो ब्रीथ कर रहे हैं वो आपको। रिलैक्सेशन टेक्निक, पेशेंट को आपको रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में एडवाइस करना है। अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर, जो भी ट्रिगर किस कॉजेस की वजह से हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। एलर्जिक की वजह से है, इरिटेंट की वजह से है तो उसको आपको अवॉइड करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट लॉस करना है आपको, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया। अस्थमा के लिए जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया, पर्सनलाइज प्लान फॉर मैनेजिंग सिम्टम एक्सरबेशन है ना, एक्सरबेशन सिम्टम को कम करने के लिए पर्सनलाइज जो भी प्लान है, एक्सरसाइज वगैरह हो गया, लाइफ मॉडिफिकेशन, डाइट, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ओके, और नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है, कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री, पेशेंट को कैसे हुआ है आपको रूट कॉज जानने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना है, उसकी एज क्या है, कहाँ से पेशेंट है ना, कहाँ पे वर्क करता है, क्या करता है, राइट। अस्थमा आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, सिम्टम्स वगैरह आपको कंप्लीटली उससे पूछना है ना, कौन कौन से आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, फैमिली में किसी और को तो नहीं है, और कोई आपको डिजीज तो नहीं है तो कौन सी मेडिसिन लेते हैं ना, आपको कब से हो रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा रात में होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग होती है, डिफ़िकल्टी आपको कब होती है, या फिर नॉर्मल में भी होती है, फिर कोई हैवी एक्टिविटी करते हो तब आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, बेचैनी होती है। ये सारे सिम्टम्स आपको उसके हिस्ट्री कलेक्ट करना है आपके पेशेंट को। देन अगला पॉइंट आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका चेस्ट कितना एक्सपांड हो रहा है, ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, स्वेटिंग्स वगैरह है नहीं है ना, रेडनेस वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है फिजिकल एग्जामिनेशन से। उसका वाइटल साइंस वगैरह क्या है ना, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है। स्किन का ट्रिगर हो गया, टोन हो गया, ऑलराइट। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाते हैं स्पेशली आप यदि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, बड़े हॉस्पिटल में, तो आपको बनाना होता है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। आपका जो एयरवे है उसमें आपका बन जाएगा, क्योंकि आपका प्रॉपर तरीके से पर्सन का एयरवे क्लियरेंस नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज,
अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और O2 है उनके बीच एक्सचेंज होता है, तो प्रॉपर तरीके से गैस का एक्सचेंज नहीं है। आप एक उसका केयर प्लान बनाओगे। पेशेंट को एंजाइटी है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, अस्थमा की वजह से, तो एक आपका एंजाइटी का बन जाएगा और नॉलेज डेफिसिएट का भी आपका एक बन जाएगा, क्योंकि पेशेंट को अबाउट डिसीज के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो ये आपके यहाँ पर 4 जो केयर प्लान है वो आप बना सकते हो। अगला आ जाएगा नर्सिंग इंटरवेंशन। क्या क्या इसमें आपका नर्सिंग का इंटरवेंशन होगा, तो मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, रेगुलरली चेकअप, ब्रीथिंग पैटर्न, लंग साउंड एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। ओके, कंप्लीटली आपको वाइटल साइंस चेक करना है, जिसमें आप रेस्पिरेटरी स्टेटस आपको चेक करना है, रेस्पिरेशन रेट कितना चल रहा है पेशेंट का, ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है ना, डीप है, सेलो ब्रीथ है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा है, लंग साउंड क्रैकल है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, विजिंग है ना, ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है। मेडिकेशन आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है प्रॉपर टाइमली, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, स्टेरॉइड वगैरह, नॉन स्टेरॉइड है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक है, वट एवर जो भी मेडिसिन है वो आपको इंसर्ट करना है। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, उसको बताना है कैसे आपको मेडिसिन लेना है, उनकी यूजेस के बारे में, इफ यदि कॉन्शियस आपका और पेशेंट अलर्ट है तो उस केस में, राइट। अगला आ जाएगा आपका एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, टीच अबाउट अस्थमा, ट्रिगर, करेक्ट यूज ऑफ इनहेलर्स। ओके, तो आप यहाँ पर पेशेंट को, उसकी फैमिली को आपको टीच करना है, समझाना है उसका अस्थमा के ट्रिगर के बारे में, करेक्ट ऑफ प्रॉपर तरीके से जो भी इनहेलर दिए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए एनकरेज करना है, उसके बारे में आपको समझाना है। एंड जो भी एक्शन प्लान है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे मेडिसिन वगैरह लेना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको एजुकेट करना है, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, साइड इन्फेक्शंस के बारे में भी आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताना है, राइट। अगला आ जाएगा प्रमोट हेल्दी इन्वायरमेंट, एडवोकेट फॉर ए स्मोक फ्री इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एलर्जेंस, है ना। हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करना है, जिसकी वजह से आप स्मोक फ्री इन्वायरमेंट हो गया, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट हो गया, एलर्जेंस फ्री, जिसकी वजह से आपको एलर्जिक अस्थमा कॉज ना हो। इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी के लिए पेशेंट को उत्साहित करना है, इनकरेज करना है, रिकमेंड करना है उसको अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज के लिए, मॉनिटर एक्सरसाइज फॉर इंड्यूस सिम्टम्स। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए आपका अस्थमा क्या है, अस्थमा आपका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होना, एयरवे में आपको स्वेलिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको गैस एक्सचेंज में, आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना, ऑक्सीजन को आपके प्रॉपर रीच आउट नहीं कर पाना एल्वियोली तक, दैट इज यूर अस्थमा। क्रॉनिक आपका स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, म्यूकस के ओवर सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, राइट, तवोके की वजह से हो सकता है ना, एलर्जेंस के कुछ कांटेक्ट में आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है, डस्ट पार्टिकल से हो सकता है, डेंड्रफ से हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं इसके आपके एक सिम्टम्स हो गए, अभी हम सॉरी कॉजेस हो गए। अभी सिम्टम में क्या होता है, आपका कफ हो गया, हाई ग्रेड फीवर आपको होना, राइट, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, डायफोरेसिस होना, है ना, जनरल वीकनेस होना, फटिग होना और रेस्टलेसनेस होना, पेशेंट को बेचैनी होना, थकान महसूस होना, हेडेक होना, है ना, कफ आना, खांसी होना, एक्सेसिव एकदम वीकनेस आ जाना पेशेंट को, राइट। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। और फिर इसका डायग्नोस्टिक हमने देखा, चेस्ट एक्सरे हो गया आपका, एलर्जेंस टेस्ट हो गए, राइट, ये सारे टेस्ट आप, स्पुटम हो गया, ये सारे टेस्ट आप करके फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें आपका स्टेरॉयड है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड मेडिकेशन वगैरह है, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। ओरल आपका इनहेलर वगैरह हो गया, वो भी आपको यूज़ करना है। और फार्माकोलॉजिकल में क्विक रिलीफ का जो भी मेडिकेशन है, बीटा एगोनिस्ट है ना, एंटीकोलिनर्जिक है, ये मेडिसिन आपको कॉम्बाइन ऑफ इनहेलेशन है, क्रोमोलिन सोडियम है, ओलिमीजुमेब है आपकी, है ना, ये मेडिसिन आपको स्टेरॉइड, ल्यूकोट्रिन है आपकी, ये सारी मेडिसिन आपको यूज़ करना है, ऑलराइट। उसके बाद फिर आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल में ऑक्सीजन थेरेपी आपको मैनेज करना है, पोस्चुरल ड्रेनेज, यदि चेस्ट में फिजियोथेरेपी वगैरह है तो वो, कफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में एनकरेज करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में, ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारा नर्सिंग इंटरवेंशन में ऑक्सीजन आपको प्रॉपर तरीके से
स्टेटस चेक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मेडिकेशन एजुकेट करना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को, प्रॉपर पोजिशनिंग वगैरह देना है, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रमोट करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है, जैसे स्पायरोमीट्रीज वगैरह हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, you can leave your comment or directly message me. Alright, so thank you for watching this. Keep learning, keep growing. All the best.